नंबर 1 में जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं आज इंशाल्लाह हम आपको सारे करके बताएंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। एफएससी पार्ट 1 का हमारा लेक्चर है, ठीक है। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के। क्वेश्चन में है कि फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट यूनिट मस्ट बी स्पेसिफाइड। किसी भी क्वांटिटी को जब आप एक्सप्रेस करते हो आपके पास दो चीजें जरूरी होनी चाहिए। नंबर 1 आपके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि a number along with a unit। कोई भी आपने नंबर लिखना है और उसके साथ कोई यूनिट स्पेसिफाई करना है, ठीक है। जब भी आप कोई यूनिट लेते हैं किसी भी क्वांटिटी का, आप वो कंप्लीटली स्पेसिफाइड, कंप्लीटली अंडरस्टूड उस टाइम होता है जब आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें बता देते हैं, ठीक हो गया। फिर आपको मालूम है कि स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, वो सारी बातें आपको पहले से मालूम है। क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन का नहीं कहा, हमें कह रहे हैं कि जब आप कोई यूनिट आंसर लेते हैं तो उसके साथ आपने यूनिट मस्ट लगाना होता है। उसकी रीजन क्या है? देखिए, जब आपको क्वेश्चन की कंप्लीट सेंस मिलेगी उसके लिए जरूरी है कि आप लगाएं। फॉर अ कंप्लीट सेंस ऑफ योर आंसर द आंसर मस्ट बी स्पेसिफाइड विद सम ऑफ द यूनिट। फॉर एग्जांपल मुझे ये बताएं कि अगर मैं कहूं 5, तो क्या आपको लग रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, आपको नहीं अंडरस्टैंड होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। जब मैं कहूंगा 5 न्यूटन तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि 5 मीटर आपको समझ आ जाएगी कि मैं लेंथ की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं 5 किलोग्राम तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं मास की बात कर रहा हूं, सही है। सो किसी भी आंसर को जब आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपने उसके साथ यूनिट को क्या करना होगा? मस्ट लगाना होगा। जब तक आप यूनिट नहीं लगाएंगे आपका आंसर कंप्लीट अंडरस्टैंड नहीं होगा, कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं देगा, ओके। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज राइट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप ये बताएं कि आप जो इंटरनेशनल सिस्टम यूज करते हैं उसके क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस of SI system। आपको मालूम है कि earlier we had 3 systems, FPS, CGS and MKS। FPS stand for pound second, CGS stand for centimeter gram second and MKS stands for meter kilogram second। As we know that these systems were varied in different regions of the world, when people shift from one region to another region they were having some problem in understanding the units। Similarly, in 1960, to resolve this issue, scientists gathered in Sevres, France, at Bureau of International Weights and Measures and decided to have such a uniform system which will be valid throughout the regions and throughout the world, हर जगह पर valid हो and will be easy to understand for everyone। तमाम लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। सो उन्होंने एक सिस्टम दिया जिसको हम SI सिस्टम क्या कहते हैं? SI सिस्टम कहते हैं। अब इस सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस थे? पहली बात, इट वाज वैलिड थ्रू आउट, तमाम रीजन के लिए था, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन, लेस एम्बिग्युइटी, गलती की गुंजाइश इसमें ना होने के बराबर थी या कम थी, सही है। ऐसा नहीं था कि अगर कोई पाकिस्तान में रहता है या कोई यूके वगैरह में रहता है तो एक दूसरे की यूनिट्स को नहीं समझ सकते, नहीं, ऐसे नहीं है। जब ऐसा सिस्टम आ गया तो तमाम लोग यूनिट्स को समझेंगे क्योंकि इसके अंदर बेस यूनिट्स भी होते थे, डिराइव यूनिट्स भी होते थे, तो वो सबके लिए सेम होता था। इसकी एडवांटेजेस क्या है जी? यूनिफॉर्मिटी, सबके लिए एक जैसा होगा, ठीक है। आइडेंटिकल, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ आने वाला और वैलिड थ्रू आउट, तमाम रीजन्स में वैलिड थ्रू आउट, हर जगह पर ये वैलिड था और तमाम लोगों के लिए था। तो इससे जो एम्बिग्युइटी है या जो डाउट्स है वो क्या हो गए थे? खत्म हो गए। सही हो गया। डाउट्स फिनिश। जितने भी डाउट्स थे रीडिंग के अंदर या यूनिट्स के अंदर या कैलकुलेशन में जितने भी डाउट्स आ रहे थे
सारे के सारे डाउट जो है वो SI यूनिट के आ जाने से क्या हो गए, ठीक है। दीज आर सम एडवांटेजेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहते हैं कि हाउ मेनी रेडियंस आर अकाउंट फॉर अ सर्कल, एक सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं, एंड हाउ मेनी स्टेरेडियंस आर अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। आपको दो बातें कही जा रही है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं कि हाउ मेनी रेडियंस, how many radians account for a circle, किसी भी सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं, एंड how many स्टेरेडियंस account for a sphere, किसी भी स्फीयर में कितने स्टेरेडियंस होते हैं। याद रखिए बेटा, जब मैं आपको रेडियंस और स्टेरेडियंस पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने इसकी बाकायदा डेरिवेशन करके बताई थी आपको, और उस डेरिवेशन के मुताबिक आपके पास एक सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं। याद रखिए 2 पाई रेडियन को हम 360 डिग्री भी कहते हैं, सही है। अगर डिग्री सिस्टम में कहेंगे तो 360 कहेंगे, और अगर रेडियन सिस्टम में कहेंगे तो 4 पाई रेडियन कहेंगे। अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो वन स्फीयर में आपके पास 4 पाई स्टेरेडियंस होते हैं। STE स्टैंड्स फॉर व्हाट, स्टेरेडियन। STE किसके लिए स्टैंड करता है, स्टेरेडियन के स्टैंड करता है, ठीक है। अच्छा, वन सर्कल में कितने रेडियंस होंगे आपके पास, 2 पाई रेडियंस। वन स्फीयर में आपके पास कितने स्टेरेडियंस होंगे, 4 पाई स्टेरेडियंस होंगे, राइट। अच्छा, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर एंड हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि आप ये बताएं कि लीस्ट काउंट एरर क्या होता है। व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर, और लीस्ट काउंट एरर को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। पहले तो ये बताइए कि लीस्ट काउंट एरर बेसिकली होता क्या है, और हाउ कैन वी रिड्यूस दिस लीस्ट काउंट एरर। इस लीस्ट काउंट एरर को आप कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर एंड हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड, और आप इसको कैसे कम कर सकते हैं, और आप इसको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। याद रखें, पहले तो आप समझेंगे कि लीस्ट काउंट किसे कहते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, a number along with a proper unit, a number along least count क्या था, the minimum measurement that can be taken through a device is called least count। वो कम से कम measurement जो कि आप किसी भी डिवाइस से कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, least count कहते हैं, ठीक है। the minimum measurement that can be taken through a device called least count, उसको हम लोग क्या कहते हैं, least count कहते हैं। अच्छा बेटा आपको ये भी मालूम है कि ये least count के वर्ड के साथ अगर मैं एरर का वर्ड लगा दूं तो फिर इसकी क्या मीनिंग होगी। अगर मैं least count वर्ड के साथ least count एरर का वर्ड लगा दूं तो आप समझ जाएं कि हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी लीस्ट काउंट होती है, और ये लीस्ट काउंट बेसिकली ये शो कर रहा होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट से आप जितनी भी रीडिंग लेंगे उसमें लीस्ट काउंट जितना एरर आना कंपल्सरी है, और ये बिल्ट इन होता है, ये आपकी तरफ से नहीं होता, इट इज अ टाइप ऑफ बिल्ट इन। ये पहले से ही कंपनी वालों ने जो बनाया होता है इंस्ट्रूमेंट, तो उसके अंदर वो एरर मौजूद होता है। आप जितनी भी अच्छी तरीके से रीडिंग ले लें, रीडिंग के अंदर तो लीस्ट काउंट जितना एरर आना कंपल्सरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मीटर रॉड यूज कर रहे हैं, अगर आप वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं, अगर आप स्क्रू गेज यूज कर रहे हैं, तो
आपके पास चले स्क्रू गेज का हमारे पास 0.01 मिलीमीटर होता है लीस्ट काउंट, मतलब अगर आप स्क्रू गेज से रीडिंग लेंगे तो 0.01 मिलीमीटर का एरर आना इज कंपल्सरी। इट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर क्योंकि ये बिल्ट इन है स्क्रू गेज के साथ। सही हो गया? अच्छा, अब इसी तरह वॉल्यूम कैलिपर, इसी तरह मीटर रॉड का भी कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आप इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। हाउ टू रिड्यूस, इसकी आप रिडक्शन कैसे करेंगे? याद रखें, अगर आप क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, अगर आप क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट मींस कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट में जो मार्किंग्स हैं वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट हुई हैं, आपके पास जो कैलिब्रेशंस हैं वो बिल्कुल साफ-साफ उसके ऊपर लिखी हुई है। द इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर यूजिंग इज नॉट द लूजर वन, लूजर मतलब ढीला नहीं है, रस्टी नहीं है। तो डेफिनेटली जब आप क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, लीस्ट काउंट एरर को आप कम कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट, यूजिंग क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक हो गया। इसके अलावा आप जो है लीस्ट काउंट एरर को अगर आप केयरलेस हैं, एहतियाती सी रीडिंग ले रहे हैं तो उसमें भी एरर आ सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं तो आप लीस्ट काउंट एरर को मजीद कम कर सकते हैं। ठीक है, केयरफुलनेस, अगर आप केयरफुल होते हैं रीडिंग लेने के दौरान तो ये भी एक तरीका है जिससे आप लीस्ट काउंट एरर को कम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, why including more digits in answer does not make it more accurate? शाबाश, बहुत सही। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि why including more digits, क्वेश्चन नंबर 5, why including more digits in answer does not make it accurate, more accurate। ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर आप किसी भी रीडिंग में, ठीक है, जितने भी ज्यादा डिजिट्स लगा दें आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, उसकी बेसिक रीजन क्या है? अच्छा जी, अच्छा कहा जा रहा है कि आपके पास कोई भी रीडिंग है, उस रीडिंग में जितनी भी आप डिजिट्स आगे ऐड कर लेते हैं उसकी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होती। रीजन क्या है? बेटा मुझे एक बात बताइए, आप जब पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हैं, आपने पेट्रोल डलवाया है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 500.0, ठीक है, कितने रुपीस का आपने पेट्रोल डलवाया, तो आप उसको कितने पे करते हो? 500 पे करते हो या 5000 पे? पहले मुझे 500 पे। अच्छा बेटा अगर मैं इस तरह लिख दूं तो क्या आप उसको 50,000 पे करोगे? चलिए अगर मैं कितने लिख दूं तो मतलब आप 5 लाख रुपीस पे करोगे पेट्रोल पे? नहीं, आप जितने भी डिजिट्स लगा देना है, क्या आप जो डिजिट्स लगा रहे हैं is these digits are giving you some importance? कोई मीनिंग बता रहा है आपको आपके आंसर में? आपके रीडिंग के अंदर जो आप पेमेंट कर रहे हैं क्या वो ज्यादा होती जा रही है पेमेंट? नहीं, ये डॉट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं और से देखें वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं लीस्ट काउंट के मुताबिक, वो आपको इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने एक रीडिंग ली है 2.0, ठीक है, एक और रीडिंग मैंने ली है 2.00, एक और रीडिंग मैंने ली है 2.000, ठीक है। अब जरा और से देखें, ये जो डॉट के बाद मेरे पास डिजिट्स हैं ये मुझे सिर्फ और सिर्फ लीस्ट काउंट बता रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का, कि जो इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज किया है उसकी लीस्ट काउंट कितनी है। यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज किया था उसकी लीस्ट काउंट 0.1 थी, यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज किया उसकी लीस्ट काउंट 0.01 थी, ठीक है। यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूं उसकी लीस्ट काउंट 0.01
001 है। मतलब ये है कि अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट से कोई भी रीडिंग ले लूं तो वो डॉट के बाद एक डिजिट तक सिग्निफिकेंट कंसीडर होगी। मतलब अगर इस इंस्ट्रूमेंट से मैं कोई रीडिंग लेता हूं, फॉर एग्जांपल 5.92314 ये रीडिंग लेगी। कैलकुलेटर में जब आप देखते हो आपके पास कैलकुलेटर थोड़ा लंबा सा आंसर आता है। क्या आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उसकी 0.1 लीस्ट काउंट थी, तो जो आंसर होगा उसमें भी आपने सिर्फ डॉट के बाद एक डिजिट तक आपका जो रिजल्ट है वो मीनिंगफुल कंसीडर होगा। उसके बाद आप लगाते जाएं डिजिट्स, नो मीनिंग। क्यों? क्योंकि जो लीस्ट काउंट आपने यूज किया हुआ है या जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उसका अपना लीस्ट काउंट सिर्फ 0.1 है। वो आपको 0.1 डिजिट तक, मतलब डॉट के बाद एक डिजिट तक एक करेक्ट आंसर दे सकता है। बाकी आप जितने भी डिजिट्स यहां पर लगा देंगे वो मीनिंग, उसकी कोई मीनिंग नहीं, एक्यूरेसी नहीं आएगी। एक्यूरेसी लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड करती है, एक्यूरेसी लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। चलो बेटा फॉर एग्जांपल मैंने एक और रीडिंग ले लिया और ऐसे इंस्ट्रूमेंट से लिया जिसका लीस्ट काउंट 0.001 था। कितना था? 0.001। मतलब डॉट के बाद सॉरी ये 0.01 है और ये 0.001 डन हो गया। चलिए अब मैं कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं उसका लीस्ट काउंट 0.01 है, मतलब डॉट के बाद दो डिजिट तक वो एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। चले मैंने रीडिंग ले लिया, मैं कहता हूं जी हां जी 58.23141111 ये रीडिंग मैंने ले ली। अब लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज किया है दैट इज 0.01 मतलब ये है कि मेरा जो आंसर होगा वो डॉट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक एक्यूरेट कंसीडर होगा। बाकी 1000 टाइम्स 0 को लगा लें आप आगे, इट विल और भी डिजिट लगा दें, जितने ऐड कर सकते हैं कर लें। एक्यूरेसी में कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है कि लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना, उसी के अकॉर्डिंग हमने समझा। ओके अच्छा बेटा इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट डिटरमाइंस द प्रिसिजन ऑफ अ मेजरमेंट। किसी भी क्वेश्चन में है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिटरमाइंस द प्रिसिजन ऑफ द मेजरमेंट। आपकी रीडिंग की जो प्रिसिजन है वो कौन बताएगा कि आपकी रीडिंग प्रिसाइज है कि नहीं। व्हाट डिटरमाइंस द प्रिसिजन ऑफ द मेजरमेंट। किसी भी रीडिंग की या मेजरमेंट में आपने कोई रीडिंग ली है, आपकी रीडिंग प्रिसाइज है कि नहीं, मुझे कौन बताएगा। व्हाट डिटरमाइंस कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपको किसी भी रीडिंग की प्रिसिजन के बारे में बताता है। याद रखें magnitude of error in a measurement will determine the precision of the measurement। वो आपको आपकी रीडिंग की प्रिसिजन बताएगा। अगर आपकी रीडिंग में गलती ज्यादा है तो क्या करें, आपकी रीडिंग प्रिसाइज है। अगर आपकी रीडिंग में गलती कम है तो आपकी रीडिंग क्या है, प्रिसाइज है। फॉर एग्जांपल याद रखें कि magnitude of error in a measurement determines the precision of the measurement। कैसे देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल ठीक है मुझे मालूम है कि g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आपने रीडिंग ली है एंड यू गॉट रीडिंग 2.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका क्या है, ये जो आपकी रीडिंग ली है एक्चुअल तो ये है, आपने ठीक रीडिंग ली है नहीं, आपकी रीडिंग में यहां पर एरर
प्रिसाइज होगी, क्या होगी? लेस प्रिसाइज, कम अच्छी कंसीडर की जाएगी, कोई बात नहीं करेगा क्या कि जी की वैल्यू नो। अब देखिए मैं दूसरी बात एक रीडिंग ली और 9.7 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर मैंने ले ली। आपका क्या है यहाँ पर एरर क्या कम है ना, तो जब एरर कम होगा मिनिमम तो आपके पास जो आपकी रीडिंग है वो क्या होगी? मोर प्रिसाइज होगी, क्या होगी? मोर प्रिसाइज होगी, समझ रहे हैं? ठीक है, सो एज दैट प्रिसिजन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एरर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ एरर पे डिपेंड करता है। ओके, अच्छा हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if two quantities have different dimensions, is it possible to multiply or divide them? Can we add or subtract them? देखें कहा जा रहा है कि दो क्वांटिटीज हैं, if we are having two quantities, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, if two quantities has different dimensions, can we add or subtract them, or can we divide and multiply them? अगर दो क्वांटिटीज के डायमेंशंस डिफरेंट हो, डायमेंशंस डिफरेंट हो, याद रखें आप उन क्वांटिटीज की एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर टू क्वांटिटीज के डायमेंशन डिफरेंट हो तो क्या आप उनको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते? याद रखें जब आपके पास दो क्वांटिटीज हो और उनके डायमेंशंस डिफरेंट हो तो आप उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हो लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इधर देखें फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है ना ये पॉसिबल है लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। कैसे? इधर देखें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं टॉर्क किसके इक्वल होता है? मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल आपको पता है r क्रॉस f होता है ना, टॉर्क यही होता है। मुझे बताएं कि अगर 2 मीटर और 5 न्यूटन को मल्टीप्लाई कर लूं तो इससे 10 न्यूटन मीटर आता है कि नहीं? 10 न्यूटन मीटर आता है। तो ये तो बहुत डिफरेंट डायमेंशंस हैं। आंसर मैंने न्यूटन मीटर में निकाला, मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों पॉसिबल है लेकिन इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल। अगर आप मैं कहूं कि मीटर प्लस न्यूटन तो ये रिजल्ट में मुझे कुछ नहीं नो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें पॉसिबल जो है वो नहीं है लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो पॉसिबल है क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड होकर कटिंग शेडिंग होकर दे गिव यू सम स्पेसिफाइड रिजल्ट, वो आपको कोई स्पेसिफाइड रिजल्ट दे। समझ आ रही है आपको? अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि द ह्यूमन पल्स एंड स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम आर पॉसिबल डायमीटर्स व्हाई दे आर नॉट ऑफन यूज्ड। क्वेश्चन में है कि ह्यूमन पल्स, क्वेश्चन नंबर 8, human pulse and swinging pendulum are possible time units, but they are not often used, why? आप ये बताइए कि ह्यूमन पल्स और स्विंग ऑफ अ पेंडुलम दे आर द पॉसिबल टाइम यूनिट्स लेकिन इसको मोस्टली हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? बेटा आपको मालूम है ह्यूमन पल्स, बच्चों की ह्यूमन पल्स ज्यादा होती है, जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं ना उनकी ह्यूमन पल्स ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन जो एजेड लोग हैं, ठीक है, उनकी ह्यूमन पल्स का मसला आता है। आप जब एक्सरसाइज करते हो, आप नॉर्मल बंदे हो, एक्सरसाइज करते हो, आपकी ह्यूमन पल्स इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, समझ आ रही है? सो ह्यूमन पल्स जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए हम इसको टाइम स्टैंडर्ड नहीं यूज कर सकते। मेरा ह्यूमन पल्स लगूंगा, आपका डिफरेंट
इम्पल्स जो है ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी करता है, इसलिए इसको हम नहीं यूज कर सकते। और स्विंगिंग पेंडुलम आपको मालूम है कि स्विंगिंग पेंडुलम में क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई, स्विंगिंग पेंडुलम है ना, t इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट l बाय g। जो स्विंगिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड है, अगर आपको याद हो क्लास 10 में भी आपने पढ़ा था, स्विंगिंग पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। अब ग्राउंड एरिया पे g की वैल्यू कम g की वैल्यू ज्यादा होती है, जो मैदानी इलाके होते हैं, ग्राउंड सरफेसेस होते हैं, वहां पर g की वैल्यू ज्यादा होती है, टाइम पीरियड कम होगा, इनवर्स रिलेशन। लेकिन जब मैं मरी चला जाऊंगा, मैं हाइट पे चला जाऊंगा, पहाड़ पे चला जाऊंगा, तो g की वैल्यू तो वहां कम होती है, तो जब g की वैल्यू कम होगी तो d क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये भी तो कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं हुई। मुझे मालूम है कि जो g की वैल्यू है वो हाइट के साथ क्या करती है, वेरी करती है, फिक्स नहीं होती, हाइट के साथ साथ वो चेंज हो रही होती है। तो हर वो चीज जो हाइट के साथ या किसी भी क्वांटिटी के साथ वेरी कर रही हो, we cannot use it as a time standard, उसको हम as a time standard नहीं यूज कर सकते। सही हो गया। ह्यूमन पल्स क्या करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और ये जो है आपके पास हाइट के साथ वेरी करता है, स्विंगिंग पेंडुलम, इसलिए हम इसको नहीं यूज कर सकते। ठीक हो गया यहाँ पर। अच्छा, फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन, if an equation is dimensionally correct, is that equation a right equation? अगर कोई equation dimensionally correct हो, अगर कोई equation dimensionally correct हो, तो आप ये बताएं कि is that a right equation? क्या वो right equation होगी कि नहीं? हरगिज़ नहीं। अगर कोई equation dimensionally correct है, तो आप ये बताएं कि वो right equation होगी कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, गौर से देखिए। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो राइट इक्वेशन हो। क्वेश्चन नंबर 9, if an equation is dimensionally correct, is that equation a right equation? क्या वो इक्वेशन राइट इक्वेशन होगी कि नहीं? हरगिज़ नहीं होगी। गौर से देखें। पहली बात तो ये है ना कि डायमेंशनल एनालिसिस नंबर्स के ऊपर नहीं होता है, एग्री? डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट अप्लाई टू नंबर्स, दिस ओनली इज एप्लीकेबल टू क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, नंबर्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। समझ रहे हैं आप? बेटा और से देखिए, मैं कहता हूं ना s इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर, बेटा ये सेकंड इक्वेशन है, सही कह रहा हूं? ऐसे ही है, ऐसे ही है। चले मैं अगर लिख दूं s इक्वल टू vit प्लस 1/4 at स्क्वायर, अगर मैं 1/4 लिख दूं, मैं दोनों का डायमेंशंस फाइंड करूं, दोनों का डायमेंशन सेम आएगा। यदि इस इक्वेशन की डायमेंशंस लेफ्ट और राइट बराबर आएंगी, इस इक्वेशन की डायमेंशन लेफ्ट और राइट बराबर आएंगी, ये तो सही इक्वेशन है। क्या ये सही इक्वेशन है? क्या ये सही इक्वेशन है? 1/4 नहीं, 1/2 है। तो डायमेंशनली करेक्ट होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो करेक्ट इक्वेशन है। चलिए चेक करके हम आपको बता दें। बेटा गौर से देखिए, हमारे पास ये क्या है, डिस्टेंस मीटर में मेजर होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो मीटर पर सेकंड में मेजर होगा, ये टाइम है, सेकंड में मेजर होगा 1/2। ये क्या है? एक्सेलरेशन है। चलिए जी, ये हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर होगा, ये हमारे पास सेकंड स्क्वायर है, मतलब टाइम स्क्वायर तो सेकंड स्क्वायर में मेजर होगा। बेटा ये हो जाएगा फिनिश, ये इससे फिनिश, ये इससे फिनिश, सही हो गया। यहाँ रह जाएगा m प्लस 1/2 इंटू m, ठीक है। यहाँ से मैंने m कॉमन कर लिया, 1 प्लस 1/2, ठीक है। m इससे आ जाएगा 3/2, ठीक है। मीटर की जगह मैं लेंथ लिख लूंगा, इट रिप्रेजेंट्स लेंथ, 3/2 आगे लिख लेते हैं, और इस मीटर की बजाय मैं क्या लिखूंगा? लेंथ लिखूंगा, सही है। चलिए इसको भी क्लोज कर लें ब्रैकेट में,
इसको भी इंक्लोज कर लेंगे। बोथ आर लेंथ, डायमेंशन सेम है, दोनों इक्वल है, लेफ्ट राइट बराबर है। 3/2 जो है ये तो एक नंबर है बेटा, इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता ना, समझ रहे हैं आप? ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है डायमेंशन, ये करेक्ट इक्वेशन। चलिए अब हम साथ वाले को चेक करते हैं, उसका भी डायमेंशन से ही आएगा जो इसका आया, लेकिन यहाँ पर 1/4 है, ये तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन में 1/4 हमने कभी पढ़ा ही नहीं, समझ रहे हैं आप? देखते हैं कि क्या होता है, इससे मीटर आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, सही कह रहा हूं ना? अच्छा बेटा ये फिनिश हो जाएगा इससे, ये इससे फिनिश हो जाएगा, m इक्वल टू m प्लस 1/4 इनटू m, सही कह रहा हूं ना? और से देखिए यहां पर m मैंने कॉमन कर लिया, 1/4 आ जाएगा, ठीक कह रहा हूं बेटा? और से देखिए हां जी, ये मीटर है ना, इसको मैंने l लिख लिया, इसको भी l लिख लिया, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो इससे आ जाएगा 5/4, क्या आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा, याद रखिए। इसको भी मैंने इनक्लोज कर दिया, ठीक है, इसको भी इनक्लोज कर ले, मैं यूं लिख सकता हूं L इक्वल टू 5/4 इनटू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। डायमेंशनली तो ये करेक्ट है, लेफ्ट की डायमेंशन भी लेंथ है, राइट की भी लेंथ है, डायमेंशनली तो ये करेक्ट है, लेकिन आपका क्या ख्याल है, ये राइट इक्वेशन? नो, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जरूरी नहीं है कि वो राइट इक्वेशन हो, समझ रहे हैं आप मेरी बात? सो दिस वाज एंड ऑफ द conceptual question of chapter number 1, ठीक है, ये हमारा conceptual question था। और